जनाब वापस आते हैं जी, हेल्थ सेगमेंट की तरफ आते हैं जी। और हमारा बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं हेल्थ के हवाले से और ऊपर। हम उसको अपने सेगमेंट में ऐड करते रहेंगे। आज हमारे साथ मोहम्मद सलमान दरवेश साहब मौजूद हैं जो होम्योपैथिक फिजिशियन हैं और ये हमारे शो में इससे पहले भी आ चुके हैं और हम बहुत अहम टॉपिक पर बात करते हैं। आज जो यासिर क्वेरीज की ज़्यादातर आ रही हैं वो जॉइंट्स पेन के हवाले से आ रही हैं और उस पर बात करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। सलमान साहब, क्या लगता है क्या वजह है इतनी ज़्यादा जॉइंट्स पेन की? अब काफ़ी अर्ली मैंने देखा है कि यंग एज में लोगों को जॉइंट्स पेन का इशू हो रहा है, तो क्या वजह है इसकी? सबसे पहले तो ये बताइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शेफ़ जो हैं हमारे माशाल्लाह अभी उन्होंने डिस्को चार्ट बना दी है, बचा क्या है मेरे पास कहने के। तो मेरा ख्याल है कि हम इसे चार्ट की डोज दें सुबह दोपहर शाम, तो एन मुमकिन है कि जोड़ों की नहीं। बहरहाल बहुत अच्छा है, इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, इनका अंदाज़ बहुत अच्छा है बात करने का, अल्लाह इनको सलामत रखे। आमीन। आपने बात की कि ये हमारे यहाँ नौजवानों में बहुत ज़्यादा आजकल ये इन हो रहा है और जो है बहुत इन क्या हो रहा है, हम खुद इसको जगह दे रहे हैं। ये बात कहना गलत है कि हमारे नौजवान इसमें मुब्तला हो रहे हैं या हमारे बुजुर्ग इसमें मुब्तला हो रहे हैं। देखें, हम खुद जगह दे रहे हैं, हम खुद गलतियां कर रहे हैं और उस गलती का खुमियाजा जो है हम यूरिक एसिड की सूरत में ऐसा ही है जो है हम उसको भुगत रहे होते हैं, जिसका सबसे मेन हमारे किरदार जो अदा करता है वो लीवर फंक्शन है। ठीक है जी। अब हम अपने लीवर में क्या क्या कुछ भरते चले जा रहे हैं बगैर ये सोचे समझे कि आया क्या जो है सही है और क्या गलत है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि जो खाने पर खाना जब खाया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वो जब लिमिट से बाहर हो जाता है, बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो वो सेव नहीं होता, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। बेसिकली देखें, सारा इशू आता है यूरिक एसिड की वजह से कि ये बॉडी में एक्स्ट्रा जब बनना शुरू होता है। एक प्योरीन एक मादा है, इसके टूटने की वजह से ये बेसिकली जो है यूरिक एसिड बनता है। असूली तौर पे देखा जाए तो ये एक फासिद मादा है, लेकिन ये एक ज़रूरी मादा है जो लीवर के अंदर जब ये जो है प्योरीन तोड़ा जाता है, जब लीवर से तोड़ता है और एक्टिव करता है तो आप देख सकते हैं कि ये मादा जो है फुजला जब खारिज होता है तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, यूरिक एसिड कहते हैं। यूरिक एसिड का काम ये होता है कि इसको बाहर निकाला जाता है स्पेशली ब्लड से, और ये ब्लड के ज़रिए आउटर बॉडी होता है, लेकिन ये एक तरतीब के साथ होता है। लेकिन अगर ये बढ़ जाए किसी भी वजह से तो ये, क्योंकि ये क्रिस्टल टाइप होते हैं और ये सुई जैसे क्रिस्टल होते हैं कि जो आपके जोड़ों में और आपके ये हड्डियों के अंदर बिल्कुल जाकर बैठ जाते हैं, जिससे आपकी मुट्ठी का बनना होना, ज़मीन से ना उठ पाना। और इसकी सबसे पहली और वाज़ेह निशानी जो है ग्लॉटर है, जो आपके अंगूठे की सूजन या अंगूठे की दर्द की सूरत में सामने आता है। और इसकी आखिरी कंडीशन जो है, जो आपने इंतहाई हद तक जब हम इससे बाहर निकल आते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि कोहनियों पे, एड़ियों पे सफ़ेद बोल्ट बन जाते हैं, सफ़ेद से उभर आता है, यानी एक खाल की तरह से एक बनता है। तो ये आखिरी हद होती है, यानी वो पक चुका होता है, यूरिक एसिड अंदर बर्बादी हो चुकी होती है। और उसके बाद हमें होश आता है कि जी अब हमें अपने यूरिक एसिड बढ़ गया है या अंदर यूरिया हमारे जिस्म में बढ़ गया है। तो जब तक प्योरीन अपना काम कर चुका होता है, देखिए उसका तो एक फितरी अमर है कि इसने जिस्म में बनना है, ठीक है ना। इसने आपका जो मेटाबॉलिज्म का सिस्टम है उसको रियलिस्टिक लेके चलना है। मेटाबॉलिज्म आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है कि इसने आपके जिस्म के जितने मादी अज्जा हैं, जितने केमिकल के अज्जा हैं, उसको बॉडी के अंदर रिपेयर भी करना है और नए बनाना भी है। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे एक घर को ईंट की ज़रूरत पड़े कि ईंट दर ईंट जब बनती है तो फिर वो तरतीब बनती है उसकी। और हमारे यहाँ जो इस वक्त बदनसीबी है हमारे नौजवान तबके की, कि जो इसमें मुब्तला हो रहे हैं वो जंक फूड की वजह से, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं, स्पेशली जैसे हम कह सकते हैं कि चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना और ख़राब तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना। इसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि तेज़ मिर्च मसालों वाली चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना, ये चीज़ें खून के दौरान को ख़राब करती हैं और आपके मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब सवालों की तरफ ही आता हूँ। बहुत सारे सवालात और भी हैं जो देखने वालों की जानिब से भेजे जा रहे हैं। ज़रा इस वक्त पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर के जो मेंबर हैं राना कासिम, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, मुज़ाकरात हुए, पार्लेज हुए, डायलॉग हुए,
मोर देन 90% चीजों पे एमिकेबली एग्री किया गया। अब आते हैं मुहाजिरीन की तरफ। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज होते हैं ये सड़कों पे हल नहीं हुआ करते, भले रिफॉर्म्स हो, अमेंडमेंट्स हो, तो ये पार्लियामेंट उनका एक फोरम है। जिस अंदाज में चंद मुट्ठी भर अनासिर ने हमारे कश्मीरी नौजवानों को, बच्चों को एक्सप्लॉइट किया, सड़कों पे ले आए, तो वो अब बात अयां हो गई है कि मोदी सरकार इसके पीछे है। और फिर जो हमारा कश्मीरी डायस्पोरा है, जिन्हें हम सलाम पेश करते हैं, हमेशा पाकिस्तान की बात की, उन्होंने कश्मीर की बात की, उन्हें भी एक्सप्लॉइट किया गया। और हमारा सवाल तो ये है कि ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? इतने ह्यूज लेवल पे, मैसिव लेवल पे लोगों को इकट्ठा करना, मोबिलाइज करना, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ कैंपेन चलाना, ये सरासर हमारे एनिमी कंट्री का इसमें रोल है। जिस तरह बलूचिस्तान इज ब्लीडिंग इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जिस तरह KPK में हो रहा है, सिमिलरली उस पैटर्न पे जब वो दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है मोदी सरकार, तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिव किए। हम ये बता दें कि कश्मीर जो है is never been the integral part of India. This is Kashmir is integral part of. ऑलराइट जी, Alright. ब्रेक पे जाने से पहले ना बात हो रही थी डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब से, तशरीफ फरमा है और कुछ जोड़ों के दर्द के हवाले से बात कर रहे थे। आपकी जो क्वेरीज आ रही हैं, जो सवालात मौसूल हो रहे हैं, उसके मुताबिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपसे एक दफ़ा फिर सवाल यही है, अब आते हैं दोबारा से वही सवाल जो अमूमन हम पहले किया करते हैं, वो ये कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है क्या होम्योपैथिक हो सकती है? और ये जो जोड़ों के दर्द के हवाले से इस वक्त जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट जिसको समझा जा रहा है वो नी रिप्लेसमेंट की नी की बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और वो ये समझते हैं कि इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है। पहली दफ़ा में ही उसको बता दिया जाता है, चाहे दर्द की नौयत कोई भी हो, कि नी रिप्लेसमेंट इसका फाइनल सॉल्यूशन है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। मगर होम्योपैथिक इसको डिनाई करती है, क्यों? मेरे प्यारे भाई, मसला पता है क्या? मसला ये है कि लोग जो है होम्योपैथिक इलाज से ना डरते हैं, अंदर से बज़ाहिर करना चाहते हैं, लेकिन एक उनके अंदर नेगेटिविटी ये होती है कि पता नहीं सही हो या ना हो। यार करा तो रहे ताऊ के कहने पे, ऐसा ना हो कि काम ही ना हो और बंदा भी नुकसान कर जाए। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, सारे ड्यू प्रोसेस से गुजर कर आते हैं, वहाँ तो कभी ये सवाल नहीं होता कि आप हमें ठीक कर सकेंगे, कैसे फायदा देखिए इसकी होगा, मैं बड़ी सादी सी मिसाल दूं कि ठीक हो गया तो एलोपैथिक से और बुरा हो गया तो होम्योपैथिक से। तो ये वो माइंड बना कर आए होते हैं कि होम्योपैथिक, क्योंकि वो इतनी नेगेटिविटी हमारे जहनों में भर दी गई है इस तरीके हर इलाज के हवाले से कि ये देर से फ़ायदा करता है, फ़ायदा नहीं करता तो नुकसान नहीं करता। जी जी जी। और इसका कोई रिएक्शन नहीं है, प्रोसेस भी कहते हैं कि काफ़ी स्लो है, काफ़ी स्लो है। ये सारी चीज़ें गलत भरी गई हैं दिमागों में। लेकिन बात यह है कि 200-250 साल से एक चीज़ चलती चली आ रही है, तो ज़ाहिर है लोगों के जहनों में भी उसी तरह भरती चली आ रही है। तो एक चीज़ जब आपका जहन बना हुआ है, मैं अपने बच्चे को कोई बात समझाऊंगा कि बेटा ये गलत है, चाहे वो सही हो, लेकिन उसको ये पता है कि मेरे बाबा ने कहा है ये गलत है, तो यकीनन कहीं ना कहीं गलती का इसमें आंसर मौजूद होगा। इसी तरह होम्योपैथिक के बारे में बहुत ही गलत राय लोगों की मौजूद है और लोग ही गलत राय देते हैं और वही गलत राय पर लेकर आते हैं। अब आपने कहा कि जी घुटनों की ट्रांसप्लांटेशन जो है उसको जो
हमारे यहाँ क्या करते हैं जी, जब आपके घुटने में थोड़ा सा भी दर्द हुआ है वो सीधा आपको एक ऑप्शन आपके पास होती है जी, जोड़ घुटना चेंज करा लें, नी को आप चेंज करा लें। ऐसा नहीं है। और होम्योपैथिक में इसके लिए इतनी बाकमाल दवाएं मौजूद हैं, इतनी ज़बरदस्त दवाएं मौजूद हैं कि अगर आप 6 महीने अगर आप इसे प्रोसेस के साथ तरीके से और इसको इस्तेमाल कर लें तो यकीन कीजिए कि कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है कि आप आसानी से चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं और अपनी एक पंचुअल ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। कार्टिलेज खत्म हो जाए उसके बाद इसकी रिकवरी हो सकती है? ये 60, 70, 80 साल तक हो सकती है। लेकिन बात फिर वही आती है कि हमारे यहाँ जो मशवरे देने वाले लोग हैं ना, बस हमें लोग क्या कहेंगे ने मारा हुआ है और जिसको कोई काम नहीं वो मशवरा देता है। हाँ। यहाँ पर हमारी बदकिस्मती ये है कि होम्योपैथिक को मशवरों ने तबाह किया हुआ है। कि मिसाल के तौर पे जैसे हम कहते हैं कि एलोपैथिक में पैनाडोल है और आप सर दर्द के लिए कि जिस्म के दर्द के लिए इस्तेमाल करें, अब लोग खुले जख्मों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत है। इसी तरह होम्योपैथिक है कि अगर एक दवा ने एक मरीज को फ़ायदा किया तो कोई कतन मकसद नहीं कि वो दूसरे को फ़ायदा करे। अब क्या हो रहा है, हमें तो फ़ायदा ही नहीं किया, अब उस फ़ायदे की वजह से वही होम्योपैथिक ब्लॉक, अब वो आगे उसको लेके नहीं चलेगा इसलिए कि होम्योपैथिक ने मुझे तो फ़ायदा नहीं किया। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आप एक को फ़ायदा ना होने से हो सकता है कि आपके सिर्फ एक स्टेप लेने से 100 लोगों को फ़ायदा हो जाए। लेकिन हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं नफ्सा नफ्सी के, इसमें हमें बिल्कुल कोई किसी की फ़िक्र नहीं है। हमें सिर्फ ये फ़िक्र है कि हमारे जोड़ मजबूत रहें, हमें ये फ़िक्र है कि हमारी सेहत अच्छी रहे, हमें ये फ़िक्र है कि हमारा घर अच्छा रहे, हमें ये फ़िक्र है कि हमारा रोटी रोज़ी चलता रहे। इसके बाद दुनिया जाए भाड़ में, लोग जाए भाड़ में, हमें किसी से कुछ नहीं लेना, हमें तो सिर्फ अपना करना है। और आज जिस दहाने पर हम मौजूद हैं मेडिकल टर्म पे, वो भी यही है कि मेरा ठीक रहना ज़रूरी है, दूसरा ठीक रहे या ना रहे। अब जहाँ तक जोड़ों के दर्द का, मैंने पहले कहा कि प्योरीन जो है ये एक बेसिक आंसर है, ये एक मादा है जिसके टूटने से, जब ये जिगर में वर्किंग होती है तो इसके टूटने से एक फासिद मादा है जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। इस यूरिक एसिड का जिस्म से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो उस सूरत में निकल सकता है कि जब आप अपनी ग़िज़ा पर कंट्रोल रखें, जब आप अपने पानी पर कंट्रोल रखें, जब आप अपने रनिंग पर कंट्रोल रखें। आप किसी चीज़ को करना नहीं चाहते, आपने घर बैठे रहना है, घर बैठ के कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे आपने दुनिया जहान से राब्ते में रहना है। फिर आप शिकायत ये करें कि मेरे दर्द है, तो भाई उठोगे चलोगे, खून का दौरान जब मूव करेगा, सर्कुलेशन चलेगा तो ही तुम बन सकते हो ना। डॉक्टर साहब, पेन के हवाले से बहुत सारी क्वेरीज आ रही है, ख़वातीन की स्पेशली बैक पेन इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और हमारे पास जो क्वेरीज आ रही है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम यही सवाल होता है कि बैक पेन, लोअर बैक पेन काफ़ी हद तक बढ़ गया है, तो क्या रीज़न है ख़वातीन में इसकी और इसका कोई हल या कोई ट्रीटमेंट आप जो सजेस्ट करते हैं? देखिए, इसमें दो हम इसको हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वो हिस्सा जो शादी से पहले का है और वो एक हिस्सा जो शादी के बाद का है, और तीसरा हिस्सा वो जब बच्चा कोई औरत पैदा कर ले यानी डिलीवर कर ले। तो हम तीसरे पे पहले बात करते हैं जो बहुत आम है हमारी आम ख़वातीन में। इसमें होता क्या है कि इसमें जब बेबी ग्रो कर रहा होता है तो वो औरत के जिस्म से जितनी भी कैल्शियम बनती है वो सर्व कर लेता है, सक कर लेता है अपने पास और उससे वो अपनी ग्रोइंग कर रहा होता है। और औरत वही 1 गिलास दूध पी रही होती है बजाय कि उसे 2 गिलास पीना चाहिए कि वो कम से कम अपनी भी क्योर करे। अब होता क्या है, डिलीवरी के बाद फिर वो घर के काम काज, उठना बैठना, खाने पीने के शेड्यूल नहीं होना, तो प्रोटीन आपके जिस्म से कम होना शुरू हो जाता है, आपके जिस्म से कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है। फिर लामहला बात है कि जब ये दोनों चीज़ें एक्टिव नहीं होंगी तो आपका खून भी अनएक्टिव होगा, सर्कुलेशन ख़राब होगा, पानी की तरसील जिस्म में नहीं हो पाएगी, तो इसकी वजह से जिस्म में वरम पड़ना शुरू होता है। और ये वरम मुसलसल अगर आपके हड्डियों पर रहता है या आपके मसल्स में रहता है तो फिर ये प्रॉब्लम पैदा करता है एक किस्म के दर्द की, जिसमें ना नीचे से बैठकर उठा जाता है ना उठकर बैठा जाता है। हमारे यहाँ जो रिवाज है, हमारे यहाँ ख़वातीन को जो सीढ़ी चढ़ने का तरीका है वो नहीं आता, सीढ़ी उतरने का तरीका नहीं आता, वजन उठाने का तरीका नहीं आता। जिस तरह जैसे हो सकता है, कैमरे में आप लोगों को बताएं कि किस तरह से ये देखिए, सीढ़ी सबसे पहले अगर आप फर्स्ट या सेकंड या थर्ड फ्लोर पर रहते हो तो इसका तरीका ये है कि पहले एक पैर रखें दाहिना और उसके बाद रखें बाइना, यानी राइट एंड लेफ्ट, और उतरते हुए लेफ्ट एंड राइट होना चाहिए। ठीक है, ये तरीका सबसे बेहतरीन है कि इससे आपका पूरा पैर सीढ़ी पर पड़ता भी है और आपका ना आगे एड़ी होती है ना आपकी पीछे पंजा हो रहा होता है और आप बेहतर तरीके से मूव करते हैं।
और दूसरा भी आपने बताया ना, दूसरा ये है कि देखिए हमारे यहाँ देखिए झुक के एकदम उठा लेते हैं, वो चीज़ गलत है। बैठ के उठाना चाहिए, बैठ के उठाना चाहिए। आपकी जो पट्टे हैं, जो आपकी रान है, उसके ऊपर प्रेशर आना चाहिए। और चीज़ हमेशा इस तरह से उठाएं, आप ऐसे लेके, यूं ना खींचें इसको, क्योंकि आपके शोल्डर पुल हो सकते हैं। आप ऐसे उठाएं और ऐसे उठा के आप सीधे जब उठेंगे तो बैलेंस आपका दोनों हाथों पे होगा और बैलेंस इक्वल हो जाएगा। लगेगी और आपने अगर ऐसे सुपरनेटेड पोजीशन में उठाया तो आपके शोल्डर्स के ऊपर बिल्कुल 100% आएगा। और आप ये वैसे भी अगर तजुर्बा करके देखें तो आपको फील होगा कि ऐसे हमें बोझ ज़्यादा लगता है, लेकिन जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारी ये जो बोन्स हैं वो उसको बैलेंस करती हैं और हम अच्छे तरीके से वेट उठा सकते हैं। स्ट्रेंथ जो है वो काम करेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खासतौर पे नीचे से वेट उठाते वक्त यू हैव टू मेक श्योर कि आप बैठने के बाद उठाना, नेक पोजीशन है वो नीचे की तरफ रहे और बिल्कुल, ताकि आपकी बैकबोन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड वो सीधी रहे, तो आप इसको उठाएं। बिल्कुल ऐसे। अदरवाइज आप अगर मुंह ऊपर करके उठाने की कोशिश करेंगे तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड आपकी जो है वो कर्व में आ जाएगी, अननेचुरल, जिसकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है। रिकवरी की अभी आपने बात की थी, बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब मेडिसिन के हवाले से ख़ास तौर पे ये जो एडवांस मेडिसिन यूज़ हो रही है, मेडिकेशन, इसमें कितनी इन्हांसमेंट आई है, ज़रा ये भी लोगों को पता चले, क्योंकि एक आम ख्याल ये है पाकिस्तान में लोगों का कि अभी तक शायद छोटी गोलियों से ट्रीट कर रहे हैं। इसमें ना कोई सिरप्स हैं, ना इंजेक्शंस हैं, ना ऑइंटमेंट्स हैं, ना इनके अंदर ड्रिप्स हैं, और ना कोई इसमें कोई सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के एंटीबायोटिक्स हैं। तो इसमें अपग्रेडेशन कैसे हुई है, ज़रा ये भी तो बताएं। अच्छा यासिर, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि देखिए होम्योपैथी एक सस्ता तरीन इलाज था खुद ही आपने कह दिया, सही है नहीं। आप यकीन कीजिए, एक आम आदमी की दस्तरस से अब ये बाहर होता जा रहा है। खुद हमें भी शर्मिंदगी होती है जब हम पेशेंट को दवा दे रहे होते हैं, तो हमें पता है पीछे हमें ये कितने तक की मेडिसिन पड़ रही है और हम अपने पेशेंट से किस तरह इसको देंगे और किस तरह हमने लेना है, क्योंकि हमें भी इस बात का एहसास है कि जिस तरह महंगाई और जिस तरह हालात चल रहे हैं, लोगों की इनकम जिस तरह से, तो उस तरह से हमें पूरा ख्याल और कोशिश करनी पड़ती है। कल तक जो चीज़ 5,500 की आती थी पाउंड में, आज वो हम 15,000 की खरीदने पर मजबूर हैं। आप नहीं लेंगे वो नहीं देंगे, ठीक है। कुछ कंपनीज हैं जो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक के लिए जान मार रही हैं, कोशिश कर रही हैं, जिसमें मैं कहता हूँ, और मैं समझूंगा कि कंपनी का नाम बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये उनका हक है, और अगर नाम नहीं बताऊंगा तो फिर उनके साथ ज़्यादती है। पहले हमारे पास कंपनी है ब्लॉसम लेबॉर्ट्रीज है, लाहौर में ये, लेकिन इनकी दवाओं की कीमतें बहुत ही मुनासिब है, एक आम बंदा आसानी से अफोर्ड कर सकता है और फ़ायदेमंद है। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास है वो कैंट फार्मा है होम्योपैथिक की। इनकी दवा भी बहुत रिजनेबल है, सस्ती हैं, जो एक आम आदमी आसानी के साथ अफोर्ड कर सकता अच्छा, है। ये जो परसेप्शन था कि जर्मन मेडिसिन या जर्मन फार्मूलाज जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ये बात सही है? क्योंकि लोगों का एक आम ख्याल यही है कि इसमें जो जर्मन फार्मूलाज हैं, या एक ब्रांड, विदाउट नेमिंग एनी ब्रांड, एक बड़ा मशहूर ब्रांड है, आपको याद है, उस पर एक बड़े बाबा की तस्वीर लगी होती है, लोग कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, बट महंगा भी सबसे ज़्यादा वो है। तो ये एक तासुर, देखिए ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊं कि एक खुला दूध आपको मिल रहा है, वो दूध वो भी है, और जो डब्बे में ले रहे हैं वो भी है। ठीक है। खुले के रेट आपको 50% डिस्काउंट पे पड़ते हैं। आप वो इसलिए नहीं लेते कि उसमें कचरा होगा, उसमें मक्खी गिर गई होगी, उसमें फला फला होगा, लेकिन पैक के अंदर आपको ये नहीं पता कि हकीकत में वो दूध है या केमिकल है, लेकिन आप वो इसलिए ले रहे हैं कि वो पैकिंग हुआ हुआ है, वो इसलिए ले रहे हैं कि उसका इश्तिहार देखा है, वो इसलिए ले रहे हैं कि वो बड़ी अच्छी कंपनी बना रही है, वो इसलिए ले रहे हैं कि उससे फ़ायदा बहुत हो गया। कख फ़ायदा नहीं होना। ठीक है। वही चीज़ें यही जो यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पाकिस्तान में अता की है, यही दूसरे ममालिक में, जर्मनी में जाती हैं, फ्रांस में जाती हैं, वो लोग इससे दवाएं बनाते हैं और वापस हम ही को बेचते हैं। वो जो हमसे इस महंगा जो हमें बेचते हैं ना, वो हमसे रेंट लेते हैं अपना, जी जो जहाज़ से आते जाते हैं ना सारा, तो उसके टिकट भी हम ही कटवाते हैं, फ्रेंचाइज को भी पैसे हम ही देते हैं। कीमत दवा की वही होती है, औकात दवा की वही होती है, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमारा जहन जो है ना वो हमेशा ऊपर की चीज़ मांगता है, ब्रांड मांगता है, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में हो। यहाँ तक कि दवाओं में भी अब आप ये देखें कि एक कंपनी अच्छी है तो लोग उसी पे तवज्जो रखेंगे, दूसरी पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक छाप लग चुकी होती है, लोग तारीफ कर रहे होते हैं, फिर आप उसी चीज़ की तरफ जाते हो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। फल सारे दरख्त देते हैं, 100 आम के दरख्त हैं तो उसमें नस्लें तो अलग हो सकती हैं, लेकिन आप उसे आम ही कहेंगे, उसको आप सेब कहना शुरू नहीं कर देंगे।
बिल्कुल ठीक लेकिन हमारी वही बात है कि हमारे लिए बड़ा बुरा ये है कि हम लोग सोचते गलत हैं, समझते गलत हैं और फिर अंदाजे भी गलत तो लगा आपके ख्याल लेते में हैं। पाकिस्तानी ब्रांड्स को भी सपोर्ट करना चाहिए और इसमें किसी मैं कहता हूँ 100% पाकिस्तानी ब्रांड को सपोर्ट करें, जिसमें आप यकीन कीजिए मैंने कोई 7-8 कंपनी खुद विजिट की हुई है और मैं कहता हूँ क्या यूरोप में बनी होंगी कंपनीज जो माशाल्लाह हमारी अच्छी branding हो रही है। होम्योपैथिक कंपनीज हैं। आप इंशाल्लाह आप कभी विजिट करें, आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि यार इतना बड़ा म्यार, इतना ज़बरदस्त सफाई और इतना जी हमारा क्या प्योर। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रही थी, अभी आपने इस तरह कहा कि नी रिप्लेसमेंट का अगर हम 6 मंथ तक होम्योपैथिक का इलाज करते हैं तो पॉसिबली चांसेस है कि आप सर्जरी की तरफ ना आ जाएं। तो 6 मंथ अगर आप एक प्रोसीजर में हैं, आप ट्रीटमेंट में हैं, तो कोई पेन रिलीवर्स होते हैं जो वक्ती तौर पर आपका पेन रिलीव करें? क्योंकि जब हम देखते हैं नॉर्मली हेडेक हुआ या फिर बैक में कोई पेन हुआ तो हम फ़ौरन से पेन रिलीवर लेते हैं, तो क्या होम्योपैथिक में कोई इस तरह की मेडिसिन है जो जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में बिल्कुल आ चुकी हैं और जिद्दत होम्योपैथिक में मुसलसल रोज बरोज आ रही है। अभी वो छोटी मीठी गोलियों वाली होम्योपैथिक नहीं है, अभी टिंचर्स पर, मदर टिंचर्स पर, पोटेंसीज पर, सिरप पे और टैबलेट में, कैप्सूल्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रही है। जिस तरह जमाना बदल रहा है ये उस तरह अपने आप को तब्दील कर रही है। BM फार्मा की, होम्योपैथिक फार्मा की एक मेडिसिन है डॉलेक्स के नाम से, ये अच्छी पेन किलर है और इसमें कोई कार्टिजोन या इस तरह की किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। आप इसे बिल्कुल इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टैबलेट अगर रोज़ाना लें, जनरल पेन जैसे आप एक पैनाडोल इस्तेमाल करते हैं एज इट इज़ आपको ये फ़ायदा देती है, लेकिन उसमें केमिकल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो है टोटल होम्योपैथिक बेसिस पर बनी होती है, पोटेंसीज की हवाले से, हर्ब से बनी हुई मेडिसिन, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होती हैं। क्योंकि ये जो एलिमेंट आपने कहा है ना स्टेरॉइड्स का, ये आजकल बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट थ्रू स्टेरॉइड्स ही हो रही है। अगर देखें ऐसा है किसी के डॉक्टर ने कहा कि जी आपका घुटना जो है वो हमने हड्डी जो है घुटने की चेंज करनी है, पूरा नी चेंज करना है या दोनों नी चेंज होंगे, तो उनके लिए आर्टिका यूरस हमारे पास मेडिसिन मौजूद है। खुदारा पहले से इस्तेमाल कर लें 2 से 3 महीने, फिर भले आप नी चेंज करा लें, लेकिन पहले इसको मौका दें। तो अल्शिकम 30 में ले लें और आर्टिका यूरिस मदर टिंचर में लें। दोनों दवाओं को दिन में 2 मरतबा 20-25 ड्रॉप्स इस्तेमाल कीजिए। यकीन जानिए होम्योपैथिक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत शिफा रखी है, लेकिन हमारी किस्मत ख़राब कि जो हमें समझाने वाले वो भी सही नहीं मिले, हमें पढ़ाने वाले भी सही नहीं मिले और हमारे होम्योपैथी के लिए लड़ने वाले भी सही नहीं मिले। ठीक है, अब ये बताइए कि जो इसमें डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, क्या वो ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि एक डाउट ये होता है कि उमूमन जो मेडिसिन का जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा मीठा होता है। क्या ऐसी सूरत में आप कोई रिकमेंडेशन देते हैं? अच्छा, मैंने ये जो दोनों दवाएं बताई ना, ये मीठी कतन नहीं है। ये अपना एक फ्लेवर रखती हैं, जो इसके टिंचर का एक फ्लेवर है, वो उसको ऑटोमेटिकली जब वो पियेंगे तो वो मीठा नहीं होगा, उसमें कड़वाहट मौजूद होगी और ड्रॉप्स के अंदर भी कड़वाहट मौजूद होगी जो वो इस्तेमाल करेंगे। तो इससे शुगर लेवल बढ़ने के कोई इम्कानात नहीं है। देखिए, मैंने पहली अलामत बताई कि आपकी एड़ी में दर्द का होना या आपके अंगूठे में दर्द का होना, चुबंदार दर्द का होना, आपको ये बता रहा है कि आपके प्योरन जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गए हैं। जिगर निज़ाम दुरुस्त नहीं चला पा रहा, गुर्दे फिल्टर सही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसे यूरिन से बाहर फेंकना होता है। जब नहीं फेंकते हैं तो यूरिक एसिड का बढ़ना आपको गुर्दे की पथरी की तरफ सीधा एक रास्ता है। टेस्ट करवाते हैं या बगैर टेस्ट किए ही ये सारे अलामतें? देखिए, टेस्ट करा दिया तो फिर बेकार है ना आपकी तशखीस करना। आप फारिग आदमी फिर मेरी नजर में तो बहुत खूब। आप यार इतना अरसा पढ़ते हैं, टेस्ट के बाद तो हम भी बता सकते हैं कि प्रॉब्लम है। टेस्ट के बाद तो एक आम बंदा भी बताएगा कि भाई ओ अच्छा क्योंकि रिपोर्ट में लिखा हो तो इतना होना चाहिए, इतना कम है, आपको भी नजर आ रहा है। एक अंधा भी टटोल के बता देगा कि भाई सही है। मेरी तशखीस अगर बेहतर नहीं है तो फिर तो मेरा होम्योपैथिक करना या मेरा मेडिकल करना बेकार है। मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, उसके चेहरे पे पिलाहट है, उसकी आंखें पीली हो रही हैं, उसके चेहरे पे एक मिलाहट आ रही है। मुझे पता होना चाहिए, मैं अगर उसके नाखून चेक कर रहा हूँ लाइट येलो इशारा है तो वो जॉइंटिस का पेशेंट है। एक पेशेंट है जिसकी आंखें सुर्ख हैं, जिसके चेहरे पे सुर्खी नजर आ रही है, सिर्फ गर्दन तक वो चेहरा सुर्ख दिख रहा है, बाकी बॉडी सही है, वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है। एक पेशेंट है जिसमें नीलाहट नजर आ रही है, आपके हाथों में नेल्स नीले हो रहे हैं, होंठ नीले हो रहे हैं, चेहरे पे नीलाहट आ रही है, वो जो है खून की कमी का पेशेंट है, उसकी ऑक्सीजन बॉडी में पूरी नहीं हो रही। हमें तो ये खुद समझ आ जानी चाहिए, जबकि मैं देख रहा हूँ कि वो मेरी दिहाड़ी भी तो है ना भाई, 50% की वो ना लूं मैं, अच्छा तो वो मैं छोड़ दूं। अरे भाई आजकल चल ही रहा है। आप देखिए जितने क्लिनिक नहीं है उतनी मेडिकल जो है ना लैब्स खुली हुई है।
कसम से बिल्कुल ऐसा हर ही। आप किसी डॉक्टर के पास जाए 4 बंडल तो ऐसे ही रखे हुए होंगे कि यार जहाँ पे मेरी ज्यादा दिहाड़ी है वहां पे मैं दूं। तो भाई अगर इसी तरह ही करना है तो फिर आप, मेरा ख्याल है आप ये वाली दिहाड़ी रख लें। आप फिर दवाओं की दिहाड़ी का क्यों कर रहे हैं भाई? इतनी मेहनत करके जिंदगी में इतना वक्त लगाकर और आप सारे का सारा जीरो पे कर दें, तो मैं तो नहीं समझता कि ये आपका अपने काम के साथ दयानतदारी और ईमानदारी है। तो बेहतर यही है कि आप तशख़ीस करने को समझिए, किताब पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा 10 उस्ताद हैं आपको, उनसे पूछिए। अगर समझदार उस्ताद होंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। और मैं फिर यही कहता हूँ कि बुनियाद अगर आपकी मजबूत है तो आप कभी गिर नहीं सकते, लेकिन अगर आपकी बुनियाद कमजोर है तो फिर आपको कोई भी आएगा गिरा के चला जाएगा और आप मुंह देखते रह जाएंगे। तो फिर बात यही आती है कि पीछे बुनियाद हमारी उस्ताद है, वो अगर हमें बेहतर तरीके से समझाते हैं कि होम्योपैथिक का फलसफा क्या है या होम्योपैथिक की असल में रूट्स क्या है, अगर तुम ये समझ लेते हो तो तुम्हारे लिए ज़िंदगी भी आसान है और तुम्हारे लिए होम्योपैथिक भी आसान है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तमाम होम्योपैथ से यही कहूँगा कि प्रॉपरली होम्योपैथिक को समझें। और आज यहाँ सलमान दरवेश बैठा हुआ है ना, कल आपका बैठा होना चाहिए, कल आपको होम्योपैथिक के लिए बात करनी चाहिए। मैं एक अकेला बंदा हूँ, ठीक है, मैं होम्योपैथी के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे मुखालिफिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा इसलिए हैं कि मैं बहुत सच्ची बात कर जाता हूँ, क्योंकि उनकी कमाई में प्रॉब्लम आ रही होती है कि यार आप इतना बोलते हो, पेशेंट हमें आके बोलते हैं कि यार आप तो बहुत महंगी दे रहे हैं। तो देखिए महंगी का मसला नहीं है, चले मान लेते हैं कि महंगाई है जी। आप 4 पैसे ज्यादा लीजिए, लेकिन अपने जो आपका शोबा है ना उससे दयानतदार रहिए, बेईमान मत होइए। बहुत अच्छी बात है। और होम्योपैथिक एक ऐसा तरीका है, इलाज है। मैं आपसे फिर यही कह रहा हूँ कि खास करके आपको जो जोड़ों के दर्द हैं, आपको जो सूजन और सॉइलिंग है, खवातीन के लिए आपने कहा, उसके लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन दवा जो है वो फाइटोला का 30 में मौजूद है। फाइटोला का 30 में और मदर टिंचर में ये ले सकते हैं, जिससे इंशाल्लाह ताला इनकी सॉइलिंग वगैरह भी जिस्म से कम होगी, वरम भी उतरेगा और बेहतर तरीके से ये ठीक है। अपनी जिंदगी लास्टली एक क्वेश्चन जो अमूमन आता है, अब जैसे भी आपने कैल्शियम की बात हुई, तो कुछ जगह बोन्स के अंदर कैल्शियम एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बल्कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। एक क्वेरी इसके हवाले से आई थी, ज़रा मैं चाहूँगा इसके बारे में भी बता दें कि आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन है जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। यानी रब्बे कायनात फरमा रहे हैं, मफ़हूम है इस आयत का कि हमने इंसान की तख्लीक बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत की है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वापस पलट दिए जाओगे उसी हालत में कि जिसमें तुम पैदा किए गए थे, या उसी हालत में तब्दील कर दिए जाओगे। तो साइंस ने बड़ी तहकीकात की, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा, तो ये जो झुर्रियाँ हमारे पड़ती हैं, ये जो वक्त के साथ साथ हमारा जिस्म खराब होना शुरू हो जाता है, ये कुदरत का एक निज़ाम है कि 30 साल के बाद आपकी कैल्शियम पेशाब के जरिए ज़ाया होना शुरू हो जाती है। और आप टेस्ट करा के देख लीजिए, 18%, 10%, 12% सेहत के हवाले से वो कैल्शियम जब जिस्म से ज़ाया होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, खिंचाव तनाव आना शुरू होता है, चेहरे पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स होना शुरू हो जाते हैं। और वहीं से ये समझ लीजिए कि अब आपको ज़रूरत है अपने आप को संभालने की, अपने आप को कवर करने की, अपने आप को अच्छा सा लेके चलने की, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी आपको एक ही बार दी है ना, तो आप अपने तरीके से इसको जिए। कोई ज़रूरत नहीं किसी के लिए अपनी जान हल्कान करने क्या के लिए। ये मेडिसिन जो हैं वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत इस्तेमाल की जा सकती हैं, यानी प्रिकॉशनरी अगर कोई चाहे कि किडनी की अगर बेहतरी के लिए, और क्योंकि जैसा भी आपने कहा एजिंग के साथ परफॉर्मेंस मुतासर होती है, तो क्या वही मेडिसिन यूज़ कर सकता है? क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है कि क्या सिर्फ बीमार होने की सूरत में ही मेडिसिन यूज़ की जा सकती है, क्योंकि ये होम्योपैथिक मेडिसिन का एक फ़ायदा ये हो सकता है कि इसको कहा यह जाता है, ऐसा ख्याल किया जाता है कि पहले इस्तेमाल किया जाता है। वन लास्ट वर्ड, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें हमारे पास एक मेडिसिन है बर्बेरिस वैगेरिस, ठीक है, और अगर आप यूरिक एसिड का कोई भी इशू है तो आप आर्टिका यूरिस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन और इब्तदाई यूरिक एसिड बढ़ने की बेहतरीन दवा है। अगर आप इन दोनों को लोकल बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इन दवाओं के साथ आपने जिस चीज़ का रोकथाम करनी है वो जंक फूड से आपने कंट्रोल करना है, तो आपको फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ कि कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बराए मेहरबानी बंद कीजिए, क्योंकि ये सबसे आजकल सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक और सबसे लोकल वजह है आपको यूरिक एसिड बढ़ाने की। और आपके जो प्योरीन खाने के साथ इस्तेमाल हो रही है वो, यहाँ तो बेहद इस्तेमाल होती है। बेसिकली ये आपके प्योरीन को
टूटने में मसला करती है, जो लिवर फंक्शन में जाके वर्क करता है और जो फुजला ज़ाया होता है, यानी यूरिक एसिड की सूरत में। हम तो ये समझते थे उसको रोक बचपन दिया से कि जाए। खाना हजम करने के लिए लिए जो है वो आप बोतल पी लें, मीठी बोतल सोडे वाली। देखिए अल्लाह करीम का एक निज़ाम है ना, उसने पेनक्रियाज बनाया आपको शुगर को कवर करने के लिए, उसने मैदा बनाया आपके गैस्ट्रिक को और आपके एसिड को कंट्रोल करने के लिए। तो अल्लाह के निज़ाम से आप पंगे ले क्यों रहे हैं? आप अल्लाह के निज़ाम में दखल अंदाजी कर क्यों रहे हैं? आप अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं। उसने आपको तमाम निज़ाम दिए हैं। जब आप पैदा हुए हैं तो हाथ पाँव दिमाग से सालिम पैदा हुए हैं, तो आपका निज़ाम भी उसी ने ही चला के देना है ना। आप भरोसा तो रखें। मसला यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा दर्द होता है, हम फौरन डॉक्टर के यहाँ लाइन में जाके लग जाते हैं। डॉक्टर कहता है दवा, इसी बेहतर ये नहीं कि जाके सेब खरीद लो, आम का सीजन चल रहा है, आम खा लो भाई, खुबानी खा लो, आलू बुखारा खा लो, पानी की कमी पूरी हो जाएगी, विटामिन पूरे होंगे, प्रोटीन पूरे होंगे। ना 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 ना, ये तो गलत हो गया। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने गलत मशवरा दिया, लेकिन आप लोग दवाएं खाएं, क्योंकि हम लोगों को दवाओं का ही खाने का ज्यादा एक शौक है। बिल्कुल ऐसा ही और है। फिर मैं यही कहूँगा कि होम्योपैथिक तरीका है इलाज, एक ऐसा तरीका है इलाज है कि इसको जो है अप्लाई करें, इसके साथ जुड़ जाएं। आप यकीन कीजिए कि आपकी ज़िंदगी के जितने भी मसले हैं वो होम्योपैथी की एक वाहिद इलाज है कि जिसके अंदर मौजूद है। बिल्कुल ठीक है जी, जरूर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। बड़े काम की बातें हुई हैं जी, और क्वेरीज आई थिंक हल हो गई आप जो भी क्वेरीज आप लोग, इतने सारे क्वेश्चन है कि आप यकीन करें कि एक निशिस्त में बड़ा मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। हम कोशिश करते हैं कि सारे सवालों को शामिल करें, मगर ये कि इंशाल्लाह अगले आने वाले प्रोग्राम के अंदर सिटिंग में इसको जरूर शामिल करेंगे। यहीं तक आज से हमारा प्रोग्राम था जनाब। बहुत सारी बातें भी हुई हैं, बहुत सारी खबरें भी शेयर की, और ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा जी हमारा। जी और प्रोग्राम का वक्त हो गया है ख़त्म। मुझे और यासिर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।